हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट ईयर का राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट। पॉलिटिकल साइंस डेट है 18/1/2021 बाई डॉक्टर आर राजनीतिक राजनीतिक आधुनिकीकरण। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए नए राज्यों में होते हुए उन सभी में अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना की गई, उनके राजनीतिक विचारों की स्थापना की गई, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। उनमें किस तरह से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग को हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, जिससे मॉडर्नाइजेशन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके सामाजिक आयाम भी हो सकते हैं, राजनीतिक आयाम भी हो सकते हैं, इसके आर्थिक आयाम भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आयाम भी हो सकते हैं। एक बहुआयामी अवधारणा है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यहाँ पर जो आधुनिकीकरण की जो परिभाषा दी गई है, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों की विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है। यहाँ पर आधुनिकीकरण एक ऐसी क्रिया है जो साधनों को विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना एक राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर संकेत करती है, जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल के देशों में, विश्व के अन्य देशों में भी पाया जाता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में तो आधुनिकीकरण का भागम राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयत्न और संदर्भ को और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक संस्थाओं को विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय आधुनिकीकरण के पक्के रूप में देखने लगे हैं। आधुनिकीकरण समाज की आधुनिक प्रक्रिया से प्रेरित और निरूपित होती है। राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है। आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रमुखतः जिनके वातावरण में भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। आधुनिकीकरण की प्रथम विशेषता राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा में विभेदीकरण तथा एक केंद्रीकरण एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास हुआ है।
दूसरी विशेषता यह है कि केंद्रीय प्रशासनिक एवं राजनीतिक संगठनों के क्रियाकलापों का विस्तार हुआ है। परंपरागत विशिष्ट वर्ग दुर्लभ पर कमजोर पड़ गए हैं। शासक की परंपरागत वैधता कमजोर पड़ गई है। इसके स्थान पर शासकों के प्रति सैद्धांतिक और संस्थागत उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। अतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर आधुनिकीकरण प्रवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख करती है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो प्रगतिशीलता की ओर प्रक्रिया है, जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख है। की ओर उन्मुख है। एडवर्ड सिल्स ये मानता है समकालीन राज्यों में पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण कहा है। सिल्स के अनुसार इन नवोदित राष्ट्रों में स्थिति, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म आदि की बहुमुखी विभिन्नताओं के बावजूद निरंतर परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया सक्रिय है। परंपरागत कृषि प्रधान राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर जीवन की आधुनिक शैली की ओर उन्मुख होती है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। चीन इसका उदाहरण हो सकता है। चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना आधुनिकीकरण किया। आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। रूस का जार पीटर, तुर्की का सुल्तान महमूद और जापान का सम्राट मेजनी निश्चित रूप से आधुनिकीकरण करने वाले थे, आधुनिककर्ता थे, परंतु उन्हें भी एक लोकतंत्र के अग्र रूप में नहीं माना जा सकता है। नवोदित राष्ट्रों में आधुनिकता का जो आदर्श अपनाया वह पश्चिम का था। आधुनिकीकरण का उनका मार्ग पश्चिमीकरण का मार्ग था, लेकिन पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास से है जो इतनी लचीली हों, हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहा जाता है। ये एक तरह से ये मान सकते हो, ये जैसे डेविड स्टीन मानता है ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए जो जनता की मांगों को पूरा कर सके और अपने निर्णयों को जनता में लागू करवा सके तथा अनुचित मांगों को वो मना कर सके। एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी क्षमता विकसित होनी चाहिए। अब हम इसकी राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसकी 5 विशेषताएं हैं। इस तरह आप ये मान सकते हो राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता। विशेषताओं में सबसे पहले जो विशेषता आती है वो इस तरह से है, राज्य की शक्ति का अधिकाधिक केंद्रीकरण। राज्य में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण, राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश, राज्य का समाज में प्रवेश पॉजिटिव फंक्शन ऑफ स्टेट, सकारात्मक राज्य।
राज्य नंबर 3 आता है इसका, राज्य और समाज में बढ़ती हुई अंतःक्रिया। राज्य और समाज में बढ़ती हुई अंतःक्रिया। नंबर 4 आता है इसका, सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्भर होना। का निर्भर होना, वहां आप मान सकते हो। राजनीतिक संस्थाओं का विलीनीकरण एवं विशेषीकरण। विलीनीकरण एवं विशेषीकरण। विशेषीकरण लक्ष्य आता है इसमें। राजनीति में सामान्य लोगों की सहभागिता लोगों की अभिवृद्धि में परिवर्तन। वो आत्मा है लास्ट व्यापक आधार वाली नौकरशाही। इस तरह से इसकी विशेषताओं के रूप में इसको मान सकते हैं। यहाँ पर ये माना जाता है, आधुनिक राजनीतिकरण की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है, यह मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्थाओं में केंद्रीकरण होने लगता है। अर्थात राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकरण की निशानी है। राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश राजनीतिक आधुनिकरण के लिए सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिपरक होनी चाहिए। जनता व सरकार की हर प्रकार की संपर्कता का अर्थ राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेश होता है। ये तभी संभव है जब सरकारें सकारात्मक कार्यों के निष्पादन में आगे बढ़ें। राज्य और समाज की बढ़ती हुई अंतःक्रिया आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिसर की अंतःक्रिया बहुत बढ़ जाती है। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और परिसर का अर्थ समाज से है। राजनीतिक दल हित दबाव समूह नौकरशाही एवं निर्वाचनों के माध्यम से यह संपर्कता बढ़ती है। संचार के साधनों द्वारा इसमें निरंतरता बनी रहती है। सत्ता के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर होना आधुनिक राजनीतिक समाजों में धार्मिक परंपरागत पारिवारिक जातीय सत्ताओं के स्थान पर लौकिकीकरण और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता
के द्वारा लिया जाता है। सत्ता के परंपरागत स्रोतों के निर्भर होने, उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना, राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण, विशेषीकरण। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना अनिवार्य है। राजनीति में सामान्य लोगों की बढ़ती हुई सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थागत और प्रक्रियात्मक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं, समाज और संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जन सहभागिता कितनी है, ये भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक परिणाम या मापदंड माना जा सकता है। लोगों की अभिवृत्तियों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आना अधिक महत्व रखता है। जब तक लोगों के विचारों और दृष्टिकोणों में बदलाव नहीं आता, तब तक राजनीतिक आधुनिकीकरण को संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्था औपचारिक ही बनी रहती हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाले समाज में व्यक्ति पहले अपने आप को राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में पहचानता है, बाद में अन्य संस्थाओं को अपने से जोड़ता है। उदाहरण के लिए भारत को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण कहलाने की अवस्था तब आएगी कि भारत का हर नागरिक पहले भारतीय, बाद में गुजराती, तमिल और बंगाली बनने की अभिवृत्ति से युक्त होना चाहिए। व्यापक आधार वाली नौकरशाही। राजनीतिक व्यवस्था में केवल नौकरशाही के बड़े आकार के आधार पर ही आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में आधुनिकीकरण के लिए नौकरशाही के आकार के बढ़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है, आधार व्यापक होना चाहिए। व्यापक आधार का अर्थ यह है नौकरशाही के कर्मचारियों के सारे समाज में से भर्ती होने की प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही नहीं है, अपितु प्रशासन वास्तव में समाज के सभी वर्गों में आ सके। इस तरह से ये इसको माने जा सकते हैं। एडवर्सन्स की किताब है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, यहाँ तक ये माना जा सकता है। इसकी राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण के रूप में आप इसको और मान सकते हो। 3-4 पॉइंट और मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर ले देता हूँ, इधर से ले देता हूँ। अभिकरण, आधुनिकीकरण के अभिकरण, आधुनिकीकरण के अभिकरण। राजनीतिक अभिकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण। इन्हें सबसे पहले आप मान सकते हो, ये मान सकते हो, इसमें अभिकरण के रूप में इसको मान सकते हो। यहाँ पर सरकार, बुद्धिजीवी, अभिजन वर्ग, यहाँ पर अभिजन वर्ग आता है, अभिजन वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, वर्ग, सेना, नेता, सरकार और करेगा नंबर 6 राजनीतिक दल। राजनीतिक आधुनिकीकरण में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिजन वर्ग का सत्ता पर कब्जा करके वो अपनी राजनीतिक आधुनिकीकरण करने का प्रयास करता है। बुद्धिजीवी वर्ग समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, वो भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेना अपने तरीके से समाज का आधुनिकीकरण करने में का प्रयास करती है। इसको आप अधिकांशतः जो अधिनायकवादी राज्य हैं उनमें आप देख सकते हो। नेता भी जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उनको एक आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सर्वमान्य नेता भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार, चाहे वो अधिनायकवादी सरकार हो, चाहे लोकतंत्रवादी सरकार हो, जिस सरकार का पूर्ण बहुमत होता है, वो भी राजनीतिक आधुनिकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल को भी आप राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण मान सकते हो, एक एजेंसी मान सकते हो। राजनीतिक आधुनिकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक दल की। और ख़ासतौर पर आप यूएसएसआर में देख सकते हो, वहाँ पर साम्यवादी दल ने रूस का या सोवियत संघ का आधुनिकीकरण जिस तरह से किया, वो हम सभी लोग जानते हैं। इस तरह राजनीतिक दल भी राजनीतिक आधुनिकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।